हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम आज क्या देख रहे हैं? हम आज देख रहे हैं डिज़ाइन क्वेरी जीपीटी। इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं सुना है मैंने इंटरव्यूज़ में, लेकिन अगर आप फ्यूचर का सोच के चलो तो फिर ये होने ही वाला है। तो दिस कुड बी वन ऑफ दोज फॉरवर्ड लुकिंग वीडियोस। तो लेट्स से तुम्हारे इंटरव्यू में तुमको सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में डिज़ाइन क्वेरी जीपीटी ये करने को बोला, तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? एंड ये इस टॉपिक में मैं जो भी कवर करूँगा मोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन स्टिल आई थिंक जब ये सिस्टम्स और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे आर्किटेक्चर वाइज, तब ये और भी इवॉल्व होगा समय के साथ। तो आई थिंक अगर प्रॉब्ली 2-3 साल के बाद कोई तुमको इंटरव्यू में क्वेरी जीपीटी डिज़ाइन करने बोल रहा है, तो यू विल डू मोर देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक जो कॉन्क्रीट इनिशियल पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेरी जीपीटी बोले तो क्या? क्वेरी जीपीटी बोले तो हम लिखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहे हैं कि तुम जनरेट SQL क्वेरी फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, हम ये करेंगे और अभी के लिए बहुत सिंपल रखते हैं। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और हम और क्या कर सकते हैं बाकी। अभी इतना ही लेके स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी इफ ये इसमें अगर कुछ ऐड करना होगा, चेंज करना होगा तो करेंगे अभी थ्रू आउट द वीडियो। तो पहले तो है वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम? दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी ना। तुम ना ऊबर के इंजीनियरिंग ब्लॉग में पढ़ सकते हो इसको, कि उन लोगों ने ये क्वेरी जीपीटी वहीं से पढ़ा मैंने। क्वेरी जीपीटी उन्होंने प्रयोग में लाना शुरू किया है। ठीक है, और क्यों लाया है? इनको बहुत फ़ायदे हुए हैं इससे कि बेसिकली इनकी जो ऑप्स टीम है वो बहुत उनको ऐसे SQL क्वेरीज लिखने की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो अब वो मान के चल रहे थे कि उन्होंने अपना कुछ कैलकुलेशन किया है कि जैसे अगर बहुत कंजर्वेटिव हो के हम एस्टिमेट करें तो मैं इसको इधर लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स करें तो भी अगर 10 मिनट लग रहा है एक क्वेरी लिखने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ये क्वेरी जीपीटी यूज़ करके 3 मिनट में हो जा रहा है वो क्वेरी लिखना। तो ऐसे करके अगर इस बहुत हाई स्केल पे जब ये देखेंगे ना ये चीज़ को, 1.2 मिलियन क्वेरीज देखो को बताता हूँ, 1.2 मिलियन क्वेरीज इन कितना ईच मंथ, 1.2 मिलियन क्वेरीज ईच मंथ है। तो इनको बहुत ख़तरनाक सा गेन हो रहा है। ठीक है, 1.2 मिलियन क्वेरीज ईच मंथ। चलो हम एक बार छोटा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो 1.2 मिलियन क्वेरीज, और ठीक, तो ये तो फ़ायदा है इसका। और इसकी मैं जो बोल रहा था वो लिख भी देता हूँ। ऑप्स टीम इसको यूज़ कर रही थी। तो सोचो कि हर महीने इतना आवर्स बच रहा है इसके होने से। ऑफ कोर्स इसके कुछ फ्लॉज भी हैं जो कि हम ये डिस्कशन में आएगा, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो समझ गए क्यों है ये, क्यों कर रहे हैं? जैसे ऑप्स टीम को SQL क्वेरीज लिखना पड़ रहा है तो उसमें जो टाइम जा रहा है उसको थोड़ा बचाने के लिए क्वेरी जीपीटी बनाया। क्वेरी जीपीटी क्या करेगा, तुम दोगे नेचुरल लैंग्वेज और वो तुमको देगा। ये है तुम्हारा अगर क्वेरी जीपीटी सिस्टम, तो तुम उसको दे रहे हो क्या? नेचुरल लैंग्वेज। और वो तुमको दे रहा है क्या? तुम दोगे यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज मतलब तुम कुछ बोलोगे कि इस पे ये क्वेरी बना के दो, वो तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में। और उधर से तुमको देगा SQL क्वेरी प्लस डिस्क्रिप्शन अबाउट की वो क्वेरी के बारे में डिस्क्रिप्शन बेसिकली। समझ गए? ये हो रहा है इसमें।
थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। इतना ही है। और ये क्या यूज़ कर रहा है, ये तुमने देखा होगा कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और उसका ज़माना, सो जीपीटी मतलब ऑफ कोर्स इसके पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और वेक्टर डेटाबेस, सिमिलरिटी सर्च। तो टेक वाइज इसमें हम इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, लेकिन मैं भी लिखता जा रहा हूँ कि टेक वाइज क्या टेक यूज़ हो रहा है इसमें है LLM, इसमें है वेक्टर डीबी और इसमें है सिमिलरिटी सर्च। ठीक, चलो। मोटिवेशन में तो ये डायग्राम तुम यहीं पे देख लो, इसको मैं वहाँ पे भी ले जा सकता हूँ। बट देखो तो क्या हो रहा है कि तुमको स्टार्ट सर्च डेटा सेट, अपने डेटा बुक में चेक किए, अगर रिलेवेंट डेटा सेट्स मिल गया देन क्वेरी बनाए। और आई डोंट नो ये अच्छा, तो फिर उस क्वेरी से डेटा, अपने डेटा पे वो क्वेरी चलाए और करेक्ट डेटा आ गया, इसका मतलब सही है तो एंड हो गया। ठीक है, नहीं तो अब यहाँ पे जैसे फाउंड रिलेवेंट डेटा सेट, रिलेवेंट डेटा सेट नहीं मिला, देन सर्च सैम्पल क्वेरीज आस्क डेटा ओनर्स, और फिर से क्वेरी ऑथर करो ये। और यहाँ पे करेक्ट डेटा नहीं मिला तो फिर से डेटा बुक में गए। मतलब बेसिकली मानो कि तुमने आई गेस यहाँ पे अगर तुमने गलत ही टेबल उठा लिया है तो तुमको वो डेटा मिलने नहीं वाला, तो तुम वापस जाकर दूसरा डेटा उठाओगे, दूसरा टेबल्स उठाओगे प्रोबेबली। तो ये हो गया, ये क्वेरी ऑथरिंग प्रोसेस का एक ओवरव्यू हो गया। इसको मैं ये काट के यहाँ से डाल दूँ क्या, इसको डाल देता हूँ। ठीक है, ये अपन डाल देंगे, क्वेरी ऑथरिंग प्रोसेस यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, छोटा कर दो। तो ये अपना हो गया क्वेरी ऑथरिंग प्रोसेस। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वही फ़ायदे जो मैं बोल रहा था कि ओवर ऑप्स टीम, उसमें देखो 3000 एम्प्लॉयज़, 36% यूसेज, 1.2 मिलियन क्वेरीज पर मंथ वो कर रहे हैं, 20,000 आई थिंक दिस इज़ मंथली एक्टिव यूजर्स। तो फ़ायदे देखो कि अब क्या है कि क्वेरी जीपीटी का इम्पैक्ट क्या है। क्वेरी जीपीटी के होने से पहले अगर 9.5 तो नहीं होता, बट ये तो एवरेज नंबर है, तो मानो कि 10 क्वेरी, 9.5 क्वेरी एक दिन में यूज़ करना पड़ता था, तो अब 3 क्वेरीज़ में ही वो काम हो जा रहा है। और रिड्यूस कॉग्निटिव लोड, या 10 मिनट पर क्वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और क्वेरी बनाने में लगता था तो अब 3 मिनट लगेगा। तो ऑप्स टीम की प्रोडक्टिविटी 18% बढ़ गई है। ठीक है, और आई थिंक ये पार्ट जो है ना कि 9.5 क्वेरी और 3 क्वेरी कैसे हो गया, ये आई थिंक इसका मीनिंग है कि अगर एक सटीक क्वेरी बनाने के लिए जो तुमको चाहिए वो बनाने के लिए अगर तुम पहले 9.5 क्वेरी लिखते थे फिर सही एक निकल के आता था, मतलब ये रिपीटेशंस, मतलब आइटरेशंस होता होगा कि पहला लिखा फिर इससे नहीं बात बनी और एक बार लिखा, ऐसे 9.5 अगर बार लिखना पड़ रहा है था पहले, तो अब 3 बार में ही हो जा रहा है। ये है क्वेरी जीपीटी का इम्पैक्ट। ये ऊबर स्पेसिफिक है, तो इतना रुको, तो ये ऊबर का इम्पैक्ट है। तो जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने। ये है ऊबर में क्वेरी जीपीटी इम्पैक्ट। ठीक, अब आते हैं आर्किटेक्चर पे। तो ये बता रहे हैं कि अपने हैकाथॉन में कहीं से ये आइडिया उनका निकल के आया था, और फर्स्ट वर्जन बहुत सिंपल था ऐसे करके। तो हम मतलब सीधा आर्किटेक्चर पे जंप कर रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर। यहाँ पे वो ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि हाँ ये एक क्वेरी लिखने के लिए क्या इंटरफेस होगा, एपीआई होगा, वो नहीं कर रहे हैं अभी सीधे कोर आर्किटेक्चर पे बात हो रही है। तो देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि यूज़र पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक, और ये जाएगा पहले तो सिमिलैरिटी सर्च में। मैं बोला था पहले टेक में सिमिलैरिटी सर्च है,
तो सिमिलरिटी सर्च किसके साथ सिमिलरिटी सर्च होगा? ये सीक्वल सैम्पल्स और स्कीमा सैम्पल्स। तो इन्होंने अपने ऊपर के सिस्टम के हिसाब से जो स्कीमा सैम्पल्स हैं वो रख दिए हैं, और कुछ सीक्वल सैम्पल्स हैं, मतलब सीक्वल क्वेरीज के सैम्पल्स हैं वो रख दिए हैं। तो ये सिमिलरिटी सर्च इनके साथ होगा। तुम जो भी नेचुरल लैंग्वेज भेजोगे ना उसका और ये वेक्टर डीबी ही है, तो वेक्टर डीबी के साथ सिमिलरिटी सर्च कर रहे हो वेक्टर डीबी में, और उसके साथ साथ कुछ कस्टम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जैसे ड्राइवर लाइसेंस डिटेल्स, डेट का इंस्ट्रक्शंस है, व्हीकल का इंस्ट्रक्शन है, ये कस्टम इंस्ट्रक्शन है। मैं आगे इसको बोलूँगा कि इसमें क्या है। मतलब कभी कभी होता है ना कि डेट को कैसे डील करना है, व्हीकल इंस्ट्रक्शन, व्हीकल रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की, मतलब बेसिकली प्रॉम्प्ट हो गया एक तरीके से। अगर तुमने सुना है ना, वही बहुत हवा बना के बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ तोड़ फोड़ चीज़ नहीं है। प्रॉम्प्ट में तुम जीपीटी को एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई ऐसे ये कर रहे हो तो इसको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, और ऐसे करना। तो यही तो कस्टम इंस्ट्रक्शन हो गए, सिमिलरिटी सर्च प्लस कस्टम इंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसने जनरेट क्वेरी जनरेट किया, और इसमें वही ये सब चीज़ें रिपीट बोल रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, सीक्वल सैम्पल्स, टेबल्स, इंस्ट्रक्शंस। तो ये और ये जा रहा है विद दिस कॉन्टेक्स्ट टू, ये इन्होंने GPT-4 32,000 टोकन्स वाला यूज़ किया था। ये इनिशियल है जो हैकाथॉन में वर्जन 1 था, और फिर ये तुमको रिटर्न कर रहा है सीक्वल क्वेरी प्लस एक्सप्लेनेशन, ये यूज़र को वापस जा रहा है। तो हम इसको भी रख लेते हैं। हाँ, अच्छा चीज़ है कि मुझे ये ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है, ऑलरेडी ड्रॉन है। ऐसे भी फास्ट हो रहा है, अच्छी बात है। तो ये इनिशियल, तो ये तो सही है। जैसे हम कभी भी एक इनिशियल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी इम्प्रूव अपॉन दैट, राइट। तो हमने, अरे कहाँ गया इमेज, हाँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, ये उल्टा क्यों हो गया? अरे यार, अब इसको सीधा कैसे करेंगे? हो गया, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमने ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है कि यहाँ पे पॉज कर देता है। हाँ, तो सम डिटेल्स दैट आर रिलेवेंट फॉर अस। तो इस डायग्राम में जैसे, तो क्या बोल रहा है कि ये यूज़र का नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट ये लिया, वेक्टराइज करके सिमिलरिटी सर्च, ऑलरेडी मैं बोला था। बस एक डिटेल है कि क्या सिमिलरिटी सर्च के लिए क्या यूज़ किया, के नियरेस्ट नेबर सर्च ये यूज़ किया, और सीक्वल सैम्पल्स ये तो ठीक है, एंड स्कीमास ये भी ठीक है। टू फेच 3 रेलिवेंट टेबल्स एंड 7 रेलिवेंट सीक्वल सैम्पल्स। तो इन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि 3 रेलिवेंट टेबल्स उठाएंगे और 7 रेलिवेंट सीक्वल सैम्पल्स उठाएंगे। द फर्स्ट वर्जन यूज 7 Tier 1 टेबल्स एंड 20 सीक्वल क्वेरीज और सैम्पल डेटा सेट। ये सैम्पल डेटा सेट में 7 Tier 1 टेबल्स यूज़ किया है और 20 सीक्वल क्वेरीज यूज़ किया है, जिसके ऊपर ये सिमिलरिटी सर्च होगा। The SQL queries were supposed to provide the LLM guidance on how to use the table schemas provided, and the table schema. It's quite क्या कहते हैं उसको, अंडरस्टूड है ये चीज़ कि ये क्या बोल रहा है कि the SQL queries were supposed to provide LLM guidance on how to use the table schemas provided, and the table schemas provided the LLM information about columns that existed on those tables. राइट, टेबल स्कीमा से क्या क्या कॉलम एग्जिस्ट करता है टेबल में वो मिल गया, और सीक्वल क्वेरीज से एलएलएम को वो गाइडेंस मिला कि इस टेबल का स्कीमा को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा है ये कि व्हाट स्कीमा वुड लुक लाइक। तो ये टेबल, ये स्कीमा जो ट्रिप्स डेटा का स्कीमा है ना। तो आई थिंक दिस इज़ ओके। हम बस एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि ये के नियरेस्ट नेबर सर्च जो है ना, ये टेक वाइज यहाँ पे इस सर्च में यूज़ हो रहा है के नियरेस्ट नेबर, इसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हाँ, सिमिलरिटी सर्च। तो कहाँ पे लिखें इसको, सिमिलरिटी सर्च यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, यहाँ पे नहीं हो रहा है, अभी देता हूँ।
सिमिलरिटी सर्च, ये पार्ट को लिख लेते हैं। Take the user's natural language prompt, vectorize it, and do a similarity search using k-nearest neighbor search on the SQL samples and schemas to fetch the relevant tables and 7 relevant SQL samples। हो गया। This is how schema looks like। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और देखो मैं जो बोला था ना कि इंस्ट्रक्शन, ये पार्ट जो है यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन, वो देखो यहाँ पे आ गया। To help the LLM understand internal Uber lingo and work with Uber datasets, we also included some custom instructions in the LLM call। तो ये इसका स्निपेट है कि हाउ वी वांटेड द LLM टू वर्क विथ डेट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन डेटा सेट because certain functions can only be applied to some column types. For example, date functions like date trunc, date add can only be used with timestamp। So इस तरह का इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा दे देते हैं LLM को ताकि वो मिस्टेक ना करे, ठीक है। और we would wrap all the relevant schema samples, SQL samples, users natural language prompt, and would be the instruction around the system prompt request। We would wrap all the relevant schema samples, SQL samples, relevant schema samples को, SQL samples को, और यूज़र का natural language prompt को, and Uber business instructions को around the system prompt, and send the request to LLM। ये वाला पार्ट यहाँ पे भेजा, ये सब। हाँ, ये वाला पार्ट जो सारा कुछ रैप करके जो ओपन API को GPT-4 32,000 टोकन्स वाले को भेजा। एंड द रिस्पॉन्स इंक्लूड SQL क्वेरी एंड एक्सप्लेनेशन। तो SQL क्वेरी हो गया जैसे कि पूरा क्वेरी, और एक्सप्लेनेशन नहीं किया हो गया कि वो उसके बारे में। टू आंसर द क्वेश्चन वी नीडेड टू जॉइन Uber trips table with Uber cities table to filter trips with the city name Seattle। We will use the city ID column to join these tables। ऐसा एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब बोल रहा है कि ये तो इनिशियल वर्जन था, तो इसमें कुछ इश्यूज़ भी थे। क्या इश्यूज़ थे, चलो उस पर बात करते हैं। तो इश्यूज़ विथ इनिशियल वर्जन, हमको चाहिए था बेटर रैग पता क्या रैग, देखो मोस्ट टर्म्स जो है ना AI में, यह हुआ है बस, बड़ा बड़ा टर्म बनाते हैं लेकिन अंदर में सिंपल चीज़ ही होता है, तो डरा मत करो। तो रैग बोले तो क्या, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो सीधा जनरेशन ना करा के उसमें कुछ ऑगमेंट कर रहे हैं। तो हम यह बोल रहा है कि डूइंग ए सिंपल सिमिलरिटी सर्च फॉर अ यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीटेड यस्टरडे इन सिएटल ऑन स्कीमा सैम्पल्स क्रिएट टेबल ऐसा एंड SQL क्वेरीज ऐसा, डज नॉट रिटर्न रिलेवेंट रिजल्ट। तो हमको चाहिए बेटर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये चाहिए हमको। और नेक्स्ट है कि यूज़र का इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि another issue we found was that it's incredibly challenging to go from a user's natural language prompt to finding the relevant schemas। तो सही स्कीमा भी तो पिक करना ज़रूरी है। What we needed was an intermediate step which classifies the user's prompt into an intent that maps to relevant schemas and SQL samples। इंटेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेंट के लिए इंटेंट मैपिंग के लिए इंटेंट मैपिंग टू रिलेवेंट स्कीमास, ठीक है। स्कीमास एंड SQL सैम्पल्स बेसिकली। अब है कि कुछ नेक्स्ट है कि लार्ज स्कीमास को कैसे हैंडल करेंगे। स्कीमास एंड SQL सैम्पल्स। नेक्स्ट बोल रहा है कि लार्ज टेबल्स, लार्ज स्कीमास, इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि टोकन का लिमिट है ना। तुमको बोल रहा है कि देखो कि शुरुआत वाले जो था उसमें 32,000 टोकन्स ही है, बट ये बोल रहा है कि वी हैव सम रियली लार्ज स्कीमास ऑन सम tier 1 tables at Uber with some spanning over 200 columns। अब these large tables could use up as much as 40 to 60,000 tokens in the request object, and three or more of these tables would break the LLM call since the largest available model at the time only supported 32K tokens। तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसके ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स बात कर लिए हम। बेटर रैक चाहिए, इंटेंट मैपिंग ज़रूरी है, लार्ज स्कीमास चाहिए, ठीक है। मतलब लार्ज स्कीमास को हैंडल
हाउ टू हैंडल लार्ज स्कीमा, ठीक है, नहीं हैंडल लार्ज स्कीमा, ये सब हो गया इशू सॉल्व करने, मतलब इश्यूज़ हो गए जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पर आते हैं कि आज के डेट में जो डिज़ाइन है वो इन सबको कैसे सॉल्व करता है। डायग्राम below shows the current design of Query GPT that we are running in production. The current version includes many iterative changes from the first version. इसको हम एक बार देखते हैं। इसको हम पहले अपने शीट में लाते हैं और हम इसको करंट डिज़ाइन, करंट आर्किटेक्चर, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे, इधर लाएंगे। देखो यूज़र कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट, पहले तुम इंटेंट जानते हो, उसमें से फिर गेट वर्क स्पेस सीक्वल प्लस टेबल्स, ये वर्क स्पेस बताता हूँ कैसे ये लोग अपने इंटरनल लिंगो के हिसाब से या इंटरनल बिजनेस जो सीक्वल का है ना, उसको डिफरेंट बिजनेस आउटकम्स के हिसाब से वर्क स्पेसेस बनाया है, और कैसे इंटेंट से वर्क स्पेस का मैपिंग हो जाता है। फिर वर्क स्पेस मिल गया तो तुमको सीक्वल सैम्पल्स मिलना आसान हो जाता है। वहाँ से टेबल एजेंट है जो तो राइट टेबल फाइंड करता है, फिर टेबल का स्कीमा लेता है। अब अगर कुछ लार्ज टेबल है तो उसमें कॉलम्स प्रून करते हैं अगर जिस कॉलम्स की आवश्यकता नहीं है, और फिर वही कस्टम इंस्ट्रक्शन जैसे एक बार दिखाया अभी कि डेट के लिए तो डेट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, उस तरह के कस्टम इंस्ट्रक्शंस। अब ये सब मिला के अब देते हैं जनरेट क्वेरी का इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे एक और गेटवे डाल दिया बिफोर जीपीटी, और ये गया अज़्योर ओपनएआई को जहाँ से उसने मॉडल पे ये क्वेरी फेंका और उसने रिटर्न किया सीक्वल क्वेरी प्लस एक्सप्लेनेशन, ये वापस यूज़र को मिला। इसमें क्या मिला, क्वेश्चन के साथ आंसर। ठीक, एक और यहाँ पे जुड़ रहा है सीक्वल सैम्पल्स। अच्छा, तो ये वाले सीक्वल सैम्पल्स वाले बक्से में एक और एरर जुड़ रहा है, सीक्वल सैम्पल्स से क्वेरी एक्सप्लेनेशन एजेंट, और वो भी इसको फीड कर रहा है। अब इसमें क्या है, अच्छा हाँ, ये तो मैंने वही जो मैं बोल रहा था ना, ये अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो राइड्स, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, सिस्टम वर्क स्पेस, इस तरीके से कस्टम वर्क स्पेस, मैट्रिक्स, कॉक्स का फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, सुना है पहले लेकिन इसका अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे वर्क स्पेसेस बनाए हैं। तो ऐसा आई होप ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और ये मैंने देखा नहीं, बट ये वाला तो इसमें क्या है, गेट टेबल स्कीमा, गेट स्कीमा डिटेल्स, मेटा डाटा गेटवे। तो अगेन वहाँ पे भी गेटवे लगा दिया है, और गेटवे के थ्रू जाके लेके आ रहा है टेबल स्कीमा। ठीक है, ये हो गया करंट डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं। वर्क स्पेसेस। In our current design, we introduce workspaces which are curated collections of SQL samples and tables tailored to specific business domains such as ads, mobility, core services. तो ये जो इस तरह के बिजनेस डोमेन्स हैं उस हिसाब से बिजनेस डोमेन वाइज इन्होंने वर्क स्पेसेस बना दिए। ठीक, these workspaces help narrow the focus for LLM, improving the relevance and accuracy of generated queries. ठीक है, तो जैसे मोबिलिटी में क्या किया, क्वेरीज दैट इंक्लूड ट्रिप्स, ड्राइवर, डॉक्यूमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा, इस तरीके के। सिमिलरली अब इंटेंट एजेंट की बात करें तो इंटेंट एजेंट वही आइडेंटिफाई करता है कि उस क्वेरी का मतलब उस यूज़र क्वेश्चन को मैप करता है टू वन और मोर बिजनेस डोमेन वर्क स्पेसेस। तो वही तो हमारे पास वर्क स्पेसेस बने हुए हैं। अब इंटेंट एजेंट वही वर्क स्पेस मैपिंग करेगा। ठीक है, फिर टेबल एजेंट जो यहाँ पे था वो क्या कर रहा है, LLM agent, table agent that would pick the right tables and send out to the user to either acknowledge or edit the given list and set the right tables. जैसे कि ऐसा एक इंटरफेस है, इसमें क्या है कि तुमको वो टेबल सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हारे क्वेरी के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रिप्स और सिटीज़ हो सकता है, ये मतलब जीपीटी का रिस्पॉन्स है। तुम लुक्स गुड करके तुम उसको एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो और नहीं तो एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल एजेंट का काम। ठीक है, टेबल एजेंट हो जाने के बाद कॉलम प्रून एजेंट, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हो गए टेबल्स, वहाँ पे जिन कॉलम्स की आवश्यकता नहीं है उसको हम प्रून कर देंगे।
Another interesting issue we ran into after rolling Query GPT out to a larger set of users was the intermittent token size issue. During every query generation for some requests, we were using the OpenAI GPT-4 turbo model with 128k tokens. So याद है initially 32k था, अब 128k हो गया. But we're still seeing token limit issues because some requests included one or more tables that each consumed a large amount of tokens. Column Proof Agent ऐसे बता रहा है, देखो कि देखो इसमें बोलेगा कि सो वी नीड दिस कॉलम, अदर कॉलम सच एस ये सब are not directly relevant to the question asked. However, with more context on how the trips are linked to the cities, it is conservative to keep the city ID ऐसे करके. तो कुछ को रखेगा, कुछ को ऐसे प्रून करेगा, ऐसे कॉलम प्रून एजेंट का वो काम है. अब आउटपुट पे आते हैं. ये हो गया आर्किटेक्चर क्लियर, ठीक है. चलो आउटपुट. नो चेंजेस वर मेड टू द आउटपुट स्ट्रक्चर. जो पहले जैसे था वैसे ही रहा. मतलब ये बोल रहा है कि आउटपुट में कुछ चेंज हुआ क्या नए आर्किटेक्चर में? नहीं, नए आर्किटेक्चर में भी कुछ चेंज नहीं हुआ. वही सीक्वल प्लस एक्सप्लेनेशन वही आता है. सीक्वल क्वेरी जो मतलब जनरेटिव सीक्वल क्वेरी प्लस एक्सप्लेनेशन उसका. इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई. देखो कहीं भी LLM यूज़ करना शुरू करोगे, एक तो है कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो एक उसमें एक डिटर्मिनिस्टिक मतलब उसका नेचर है कि हमको पता है कि हम सही जनरेट कर रहे हैं, भले उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है. बट इस वाले केस में LLM के आउटपुट थोड़े डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं. तो तुमको इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या बोल रहा है इवैल्यूएशन में, कैसे करके इवैल्यूएट किया है. पहले तो इसको पढ़ते हैं. टू ट्रैक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स इन क्वेरी जीपीटीज परफॉर्मेंस वी नीडेड अ स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर. This enabled us to differentiate between repeated versus anomalous shortcomings of the service and ensure algorithm changes were incrementally improving performance in aggregate. Evaluation के लिए उन्होंने बनाया है गोल्डन क्वेश्चन टू सीक्वल आंसर मैपिंग्स. तो जैसे कि इन्होंने क्या किया कि जो भी सिस्टम जो यूज़ कर रहा था, तो वो जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन डाल रहा था, वो क्वेश्चन उठा के उसका राइट सीक्वल पहले लिखा, और वो ये होगा उनका गोल्डन मैपिंग्स. For evaluation required manual investment, we verify set up the question from your logs and manually verify the correct intent. तो वही, तो उन natural language questions का correct intent, correct schema required and the right SQL output, ये सब बनाया. ये हो गया इनका evaluation set. प्रोसीजर में क्या कर रहा है, दो वे से कर रहा है. या एक तो है कि input a question, query GPT infers the intent and data sets needed to answer the question, generate the SQL and using info data sets and intent, evaluate intent data set SQL. तो ये पूरा ही काम query GPT से करवा लिया. और query GPT का जो फाइनल आंसर है ना, मतलब फाइनल आंसर नहीं, हर स्टेप का जो उसका आउटपुट है, जैसे कि उसने query GPT ने इंटेंट क्या लिखा, मतलब क्या इंटेंट परसीव किया वहाँ से, और क्या डेटा सेट यूज़ किया, क्या सीक्वल बनाया, सबको फिर चेक करोगे गोल्डन जो तुम्हारा इवैल्यूएशन सेट है उसके साथ. और दूसरा है कि ह्यूमन इन द लूप. तो इनपुट ए क्वेश्चन, इंटेंट एंड डेटा सेट्स नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेरी जीपीटी इन्फर्स द इंटेंट एंड डेटा सेट्स, फिर जनरेट द सीक्वल यूजिंग एक्चुअल नॉट इन्फर्ड इंटेंट एंड डेटा सेट, इवैल्यूएट इंटेंट डेटा सेट एंड सीक्वल. तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बीच में इसमें पूरा प्रोसेस उससे क्वेरी जीपीटी से नहीं करवा के उसको बीच में भी असिस्ट कर रहे हैं. तो जैसे ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है, डिकपल्ड मेजर क्वेरी जीपीटी परफॉर्मेंस विद ह्यूमन इन द लूप एक्सपीरियंस इनेबल्स कंपोनेंट लेवल इवैल्यूएशन बाय रिमूविंग डिपेंडेंसीज ऑन परफॉर्मेंस ऑन अर्लियर आउटकम्स. तो समझ में आ रहा होगा. इनपुट अ क्वेश्चन, इंटेंट एंड डेटा सेट्स needed to answer the question. Query GPT infers the intent and data sets, generate the SQL using the actual intent and data set. ठीक है. तो इससे एक तो तुम्हारा क्या होगा कि तुमने क्वेश्चन इनपुट, तुमने क्वेरी जीपीटी ने क्या इंटेंट और डेटा सेट इन्फर किया वो भी तुम्हारा चेक हो गया. और दूसरा है कि तुमने राइट इंटेंट एंड डेटा सेट ही यूज़ किया है और फिर उसको सीक्वल जनरेट करवाया है. तो ऐसा इवैल्यूएट कर लिया. ठीक. अब है कि क्या क्या सिग्नल्स दे आर ट्राइंग टू कैप्चर. एक है कि इंटेंट, इज़ द इंटेंट असाइन टू द क्वेश्चन एक्यूरेट. तो कभी कभी क्या हो रहा है कि आर द टेबल्स आइडेंटिफाइड बाय सर्च प्लस टेबल एजेंट करेक्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कोर बिटवीन 0 and 1. तो
जैसे यहाँ इस केस में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके लिए दो टेबल चाहिए थे, लेकिन एक ही टेबल सिलेक्ट किया था इसने, तो ये वो दिख रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है जो इवैल्यूएशन में वो चेक करते हैं। दूसरा है कि सक्सेसफुल रन के लिए तुम जो क्वेरी जीपीटी क्वेरी जनरेट कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुली रन होगा। कभी कभी क्या हो रहा है कि मतलब मानो कि सिंटैक्स एरर हो सकता है, या फिर कुछ उसने डाल दिया उसमें ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉलम वगैरह, तो आउटपुट वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा। दूसरा है कि रन हैज़ आउटपुट, डज द क्वेरी एग्जीक्यूशन रिटर्न मोर देन 0 रिकॉर्ड्स। क्योंकि जैसे कि एक हेलुसिनेशन का बोल रहा है, हेलुसिनेशन तुमने सुना होगा कि वो बना लेता है कुछ नॉन एग्जिस्टिंग चीज़, वो जीपीटी बना लेता है, वही हेलुसिनेशन है। तब उसने एक फ़िल्टर लगा दिया वेयर स्टेटस इक्वल्स फिनिश, और फिनिश जैसा कुछ है ही नहीं, तो 0 ही रिकॉर्ड जनरेट करेगा वो। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन में मोर देन 0 रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो ये रन हैज़ आउटपुट इज़ वन ऑफ द सिग्नल्स दैट दे चेक फॉर। एंड क्वालिटेटिव क्वेरी सिमिलैरिटी, हाउ सिमिलर इज द जनरेटेड क्वेरी रिलेटिव टू द गोल्डन सीक्वल, और उसका भी वो स्कोर देते हैं बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक पार्ट था जो मुझे कवर करना था। फॉर ईच क्वेश्चन वी कैन व्यू द जनरेटेड सीक्वल, रीजन फॉर एरर एंड रिलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। हाँ, below is a question whose generated query is regularly failing because it is not applying a partition filter in the where clause, otherwise सही सीक्वल के बहुत सिमिलर क्वेरी जनरेट किया है। तो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव क्वेरी सिमिलैरिटी इस मैचिंग से मिल जाता है। इसका भी वो इवैल्यूएशन में रखते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन बता दिया। इवैल्यूएशन में क्या क्या यूज़ हो रहा है, वही इवैल्यूएशन में गोल्डन सीक्वल, क्वेश्चन टू सीक्वल आंसर मैपिंग्स, और इवैल्यूएशन प्रोसीजर में बता दिया, एक वनीला, एक डिकपल्ड, और फिर है ये कुछ सिग्नल्स कैप्चर करने के लिए, मतलब कितना सही हो रहा है वो इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। उसके लिए इंटेंट चेक कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन होगा कि नहीं क्वेरी वो चेक कर रहे हैं, रन हैज़ आउटपुट की नहीं वो चेक कर रहे हैं, हेलुसिनेशन वगैरह समझने के लिए, अवॉइड करने के लिए। क्वालिटेटिव क्वेरी सिमिलैरिटी, इसके लिए भी एक स्कोर दे के उसको कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एंड तो ये हो गया इवैल्यूएशन। वी कवर्ड इवैल्यूएशन तो कवर हो गया, इवैल्यूएशन कवर्ड, राइट। हाँ, अब है लिमिटेशंस पे आते हैं। मैं बोला था ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ड्यू टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ एलएलएम्स, रनिंग द सेम इवैल्यूएशन विथ नो चेंजेस टू द अंडरलाइंग क्वेरी जीपीटी सर्विस कैन रिजल्ट इन डिफरेंट आउटकम्स। तो सेम दोगे ना, सेम क्वेश्चन दोगे तो आंसर चेंज हो सकता है। तो वो वाला चीज़ को फैक्टर करने के लिए अपने वैल्यूएशन में बोल रहा है कि वी डू नॉट ओवर इंडेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन और अबाउट 5% टर्न चेंजेस। 5% चेंजेस को ये चलेगा, ये मानते हैं। एंड फिर बोल रहा है कि देयर इज़ नॉट ऑलवेज वन करेक्ट आंसर, ऑफन द सेम क्वेश्चन कुड बी आंसर्ड बाय क्वेरिंग डिफरेंट टेबल्स और राइटिंग क्वेरीज इन अ डिफरेंट स्टाइल्स। तो तुम्हारा इसलिए गोल्डन क्वेरी मतलब बाय विजुअलाइजिंग गोल्डन वर्सेस रिटर्न सीक्वल एंड यूजिंग द एलएलएम बेस्ड एवैल्यूएशन स्कोर वी कैन अंडरस्टैंड द जनरेटेड क्वेरी इज रिटन इन अ डिफरेंट स्टाइल बट हैज सिमिलर इंटेंट रिलेटेड टू द गोल्डन सीक्वल। तो ये होप समझ में आ रहा होगा। देयर इज़ नो वन करेक्ट आंसर। अगर सेकंड वे से भी सही क्वेरी लिखा जा सकता था तो वो भी सेकंड वाला भी सही है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बाय विजुअलाइजिंग द गोल्डन वर्सेस रिटर्न सीक्वल and using LLM based evaluation score we can understand if the generated query is written in a different style but has a similar intent related to the golden sequel. Next है कि अब learnings में उन्होंने क्या सीखा कि LLMs are excellent classifiers, कि ये क्लासिफिकेशन तो बढ़िया कर रहा है। जैसे ये इंटेंट एजेंट, टेबल एजेंट, कॉलम प्रून एजेंट, each did an excellent job, right? Because they were asked to work on a single unit of work rather than broad generalized task. Hallucinations, ये पता चला, this remains an area we're constantly working upon, but hallucination हो रहा है, इनका ये कहना है। तो we have been experimenting with prompts to reduce hallucinations, introduced a chat style mode where users can iterate on the generated query, and are also looking to include a validation agent that recursively tries to fix hallucinations. ये वो that looking to include. So मैं बोला ना कि ये जो आर्किटेक्चर है ना, दिस इज एन इवॉल्विंग आर्किटेक्चर, आगे को चल के ये और भी इवॉल्व होगा।
बट आज के लिए तुमको आज के डेट में जैसे इन्होंने जो भी सक्सेस हासिल किया है उसको हमने कवर किया। तो ये हो गया। एंड यूज़र प्रॉम्प्ट्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट रिच। अभी यूज़र प्रॉम्प्ट पे ही डिपेंड कर रहा है ना कि क्या जनरेट होगा। अगर यूज़र प्रॉम्प्ट अगर सही नहीं है, उसमें जो सही नहीं इन द सेंस कि उसमें और डिटेल्स ऐड हो सकता है जो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एल के लिए जनरेट करने में, क्वेरी जनरेट करने में, लेकिन यूज़र उतना डिटेल नहीं इंक्लूड कर रहा है। So solely relying on user questions as good input to the LLM caused issues with accuracy and reliability. The prompt enhancer, या तो तुम अच्छा prompt लिखो, नहीं तो एक prompt enhancer जिनको ज़रूरत पड़ी to massage the user question to a more context rich question before we send to the LLM। ठीक है, तो तुमको अच्छा prompt बनाना पड़ेगा। यही prompt engineering के पीछे लोग इतना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल रहा है, यही है कि तुमको अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है ताकि सारा कॉन्टेक्स्ट मिल सके LLM को। और है कि देयर इज़ हाई बार फॉर SQL आउटपुट जनरेटर बाय LLM बिकॉज हाई बार इन द सेंस हमको पूरा चाहिए कि वो एक्यूरेट हो और वर्क करे। तो ये देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैनी दैट क्वेरीज प्रोड्यूस विल बी हाईली एक्यूरेट एंड जस्ट वर्क। बट अभी ये स्टेज तो नहीं है ये इस क्वेरी जीपीटी का। तो बोला द बार इज़ हाई इन आवर एक्सपीरियंस, वी फाउंड दैट इट वाज बेस्ट टू टारगेट एंड टेस्ट विद द राइट पर्सोनास एज योर इनिशियल यूज़र बेस व्हेन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो क्योंकि अब तुम ऐसे पर्सोना के साथ चेक कर रहे हो जिसको मतलब एक्यूरेट ही चाहिए, वो चेंज भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे जैसे मानो कि दूसरा पर्सोना है जो SQL क्वेरी रोज़ लिखता है, तो वो इसको यूज़ करेगा, भले एक बार में पूरा नहीं मिल जाए फाइनल एक्यूरेट SQL क्वेरी, लेकिन उसका फिर भी आधा टाइम बच जा रहा है क्योंकि वो जो इनिशियल वर्क करता इटरेशंस करता है वो बच जा रहा है। तो इसके लिए भी राइट इनिशियल यूज़र बेस से वो यूज़ करना ज़रूरी है व्हेन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। ठीक है, दैट्स ऑल। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी था, ये सब तो ठीक है, बट उनको और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेरी ऑथरिंग टाइम ऑफ कोर्स रिड्यूस हुआ है, एक्यूरेसी इम्प्रूव हुआ है, एड्रेसिंग बोथ स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डेटा नीड्स। अब है कि ये सब हेलुसिनेशन वगैरह है, इस तरह के इश्यूज़ हैं। और ये बोल रहा है कि मेकिंग पावरफुल डेटा इनसाइट्स, इट इज़ नाउ मोर एक्सेसिबल अक्रॉस वेरियस टीम्स विद इन ऊबर, बिकॉज ये थोड़ा आसान हो जाता है क्वेरी लिखना। तो तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पीपल से के पास न रह के ये अब डेमोक्रेटाइज हो जाता है डेटा एक्सेस इसके होने से। और ये अबाउट 300 डेली एक्टिव यूज़र्स की बात कर रहे हैं, और विथ अबाउट 78% सेइंग दैट जनरेटेड क्वेरीज हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऑफकोर्स फ़ायदे हैं इसके, एंड ये आगे भी इंटीग्रेशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड AI टेक्निक्स एंड यूज़र फीडबैक ये वगैरह वगैरह, इतनी सी बात है। कैसा लगा, मज़ा आया? मज़ा आया तो अच्छा, हाँ दैट्स इट। चलो, तो वी टॉक्ड अबाउट क्वेरी जीपीटी, है ना, इसका बेसिक डिज़ाइन, और हमने बात किया कि क्या टेक उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वेक्टर डीबी, सिमिलरिटी सर्च ये सब यूज़ हो रहा है, क्या करता है नेचुरल लैंग्वेज लेके SQL क्वेरी प्लस डिस्क्रिप्शन देता है। ऑफ कोर्स इस तरह के फ़ायदे हैं जो हुए हैं ऊबर को ये करने से, और यहाँ भी वो फ़ायदे हैं। क्वेरी ऑथरिंग प्रोसेस यहाँ पे दिखाया, इनिशियल आर्किटेक्चर बहुत सिंपलिस्टिक यहाँ पे दिखाया, उसके इश्यूज़ क्या थे, रैग और बेटर होना चाहिए, इंटेंट मैपिंग की ज़रूरत थी, और लार्ज स्कीमास कैसे हैंडल करना है, इन सब को हैंडल करने के लिए इन्होंने एक ये करंट आर्किटेक्चर है वो हमने कवर किया, और आगे कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये सब हमने PDF से ही कवर कर लिया। तो दैट्स इट, चलो ठीक है, बाय बाय।